नमस्कार दोस्तों, मैं डब्ल्यू संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बनाने का तरीका वैसा ही है जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के जैसा होता है, जो कि आपको हमने पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज उस वीडियो को देख लें, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखें, जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है वो पहले हम लोग जानेंगे, इसके बाद में इसके नियम और रूल्स और रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शोज एक्शंस गोइंग इन फ्यूचर। माने फ्यूचर मतलब क्या होता है? फ्यूचर मतलब भविष्य। तो कोई भी जो घटना है वो घट रहा है, मतलब वो घटना चालू है। ये क्या लिखा है? गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मतलब वो घटना हो रहा है, मतलब हो रहा है। लेकिन हो रहा है कब? फ्यूचर में, भविष्य में। मतलब वो हुआ नहीं है, वो भविष्य में होगा, चलेगा, वो घटना लगातार चलेगा। उस चलने वाली घटना को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। आपको वाक्य द्वारा समझाऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। एक और इसमें हिंदी में देख लेते हैं कि अगर कोई काम फ्यूचर में चल रहा होता है, फ्यूचर में वो चल रहा होता है, जैसे मैं खा रही होंगी, जैसे मैं आपको बोलूंगा ना कि मैं कल 10 बजे तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? मैं बोलूंगा अगर आपको कि मैं तुम्हारे पास 10 बजे आऊंगा, तो आप क्या बोलोगे कि अरे उस समय तो मैं खा रहा हूंगा, ठीक है? माने फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है कि तुम 10 बजे जब आओगे मैं उस समय खा रहा हूंगा। तो मतलब उस समय वो काम कंटिन्यू होगा। जब वो मिलेगा उससे, जब उसके पास जाएगा, तो वो काम क्या होगा? कंटिन्यू। मतलब वो खाने का काम। अब वैसे तो नहीं है ना कि बस खाना लिया और खत्म हो गया, नहीं ना। अब खाना वो खा रहा होगा जब वो आएगा, मतलब उसका काम कंटिन्यू में होगा, ठीक है? वो चल रहा होगा वो काम। तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। अगर इंग्लिश से आपको हिंदी दे पढ़ना है तो ये वाला समझिएगा, और हिंदी से इंग्लिश में है तो आप ये वाला समझिएगा कि वाक्य में ता रहा होगा या रहा होगा, दोनों में से कोई आएगा। ता रहा हो भी होगा और रहा भी होगा, आ सकता है। ते रहे होंगे आ सकता है, या रहे होंगे आ सकता है। ती रही होगी आ सकता है, या रही होगी आ सकता है। या इसी तरह का चीजें आएगा। मतलब कोई काम, जैसे कि यहाँ पढ़ना है खा रहा हूंगा, तो खा रहा हूंगा तो वो क्या है? जैसे आप बोल रहे हो, यहाँ पे देखो, खा रहा होऊंगा, इसका मतलब क्या है कि ये रहा है आ गया, और होगा होऊंगा, ये सब इस तरह का आएगा। तो आपको इस पे भी फोकस रखना है, और सबसे ज्यादा इस फोकस पे रखना है कि वाक्य भविष्य में चल रहा है कि नहीं रहा है। ये कभी हो सकता है नहीं आए, कभी आए, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये वाला आपको हमेशा पकड़ के चलना है कि काम भविष्य में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, ठीक है? और काम अगर गोइंग ऑन है फ्यूचर में, तो इंग्लिश वाले बच्चे जो पढ़ेंगे उनके लिए ये है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अगर इंग्लिश में होगा, आप देखोगे तो पहले क्या होगा कि सब्जेक्ट आपको मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद में शैल भी और विल भी मिलेगा, ठीक है? दोनों में से कोई, सब्जेक्ट के साथ में या तो शैल भी लगा रहेगा या तो विल भी लगा रहेगा, दोनों में से कोई लगा रहेगा। इसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, मतलब उस वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा रहेगा, ठीक है? सेंटेंस से हम आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, पहले हम शैल बी और विल बी किसके किसके साथ लगा रहेगा ये देख लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर आई होगा, वी होगा, तो उसके बाद में शैल बी आएगा, ठीक है? अगर वाक्य के शुरू में यानी सब्जेक्ट जो होगा आई होगा और वी होगा, तो उसमें शैल बी आएगा।
ठीक है। और जो हिंदी से बच्चे पढ़ेंगे तो हिंदी का जो भी वाक्य होगा और उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले अगर अगर जैसे मैं खा रहा हूँगा तो उसका आई हो जाएगा, तो उसके साथ में शैल बी लगाएंगे। ठीक है। वाक्य जब हम आपको दिखाएंगे तो समझ में आएगा ज्यादा। और वो क्या होता है, शैल बी किसके साथ में आता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। विल भी कहाँ आता है, तो फर्स्ट पर्सन को छोड़कर जितने भी हैं, जैसे सेकेंड पर्सन हो जाएगा और थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब सेकेंड पर्सन में आपको मैंने बहुत बार शुरू से अगर पढ़ रहे हो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका होगा। फिर भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में ये सिंगुलर और ये प्लूरल है, आई और वी। उसी तरह सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर भी यू होता है और प्लूरल नंबर भी यू ही होता है। ठीक है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल से ही, शी, इट, और कोई सिंगल नाम है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। और एक आता है इसमें, छूट गया है आपको, दे, THEY, ये प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा लोगों के बारे में दे बात करता है। या नाउन में, अब नाउन में क्या है ना कि बहुत चीजें होता है। नाउन में अगर सिंगल कोई जैसे कि नाम आ गया, कोई किसी, जैसे मैं कुत्ता बोल रहा हूँ तो एक कुत्ता हो गया, एक गाय हो गया, तो वो सिंगुलर हो गया। और एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा। तो उसी तरह में क्या है कि इसमें विल भी और शैल में सिंगुलर और प्लूरल से मतलब नहीं है, खाली आपको फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन यानी मतलब या आई और वी आएगा तो शैल बी का इस्तेमाल होगा, और यू थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, या कोई भी नाउन आ जाएगा तो सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल होगा। अब आपको स्ट्रक्चर से एक समझाता हूँ, एक सेंटेंस देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे इंग्लिश वाले बच्चे पहले देखेंगे कि आई के साथ में क्या लगा है, शैल बी। देखिए मैंने आपको बताया ना कि आई के साथ में क्या लगेगा, शैल बी। शैल बी गोइंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म माने गो है, और गो में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो गोइंग हो गया। टू पटना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये शैल बी का इस्तेमाल हो गया, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब हिंदी में इसका क्या होगा कि मैं पटना जाता रहूंगा या जा रहा हूंगा। मतलब अगर जैसे वही वाला आपको समझाए, आप इसको दिमाग में रखिएगा कि सेंटेंस कोई कोई पढ़ने से लगेगा आपको कि ये कंटिन्यूअस, अभी के कंटिन्यूअस के बारे में बात हो रहा है, लेकिन वो आपको सेंटेंस पढ़ने से और उसके आसपास से समझ में आएगा वो सेंटेंस क्या कह रहा है। जैसे मैं पटना जा रहा हूंगा, मैंने आपको कोई इस सेंटेंस कब बोलता है, ये सेंटेंस तब बोलता है जैसे मैंने आपको समझाते वक्त बताया था कि जब तुम आओगे मैं उस समय पटना जा रहा हूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो जैसे वेन, जब तुम आओगे, जैसे हम उसको बोले कि जब तुम आओगे। अब दोस्तों आपको मैंने पहले ये वाला नहीं पढ़ाया है, तो हो सकता है कि आपको अगर समझ में ना आया, आओगे मैं पटना जा रहा हूँ, ये वाला मानो सेंटेंस है। तो जब तुम आओगे, वेन यू कम, ठीक है, आई शैल बी गोइंग टू पटना, है ना, आई शेल बी गोइंग टू पटना। तो ये क्या है कि आप जब बोल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ये वाला सेंटेंस आए भी। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं किसी भी अभी किसी से, तो मैं अरे यार उस समय तो मैं पटना जा रहा हूँ, होता है ना। तो वैसा काम जो फ्यूचर में हो रहा है और कंटिन्यू होगा उस समय, उसके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आई शैल बी गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ या जाता रहा हूँ। अब ये मैं है तो उसके हिसाब से उसका आई हो गया, और आई में क्या लगेगा, शैल भी लगेगा, तो यहाँ पे शैल भी हो गया। ठीक है। और उसके बाद में जाना का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, और फिर पटना, टू पटना। ठीक है। ऐसे देख लीजिए, वी शैल बी डूइंग आवर होमवर्क, मैं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग होगा, हम लोग अपना काम या होमवर्क करता रहूंगा, यहाँ पे कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं के हिसाब से ही लिखा गया है, कर रहे होंगे, है ना, हम अपना होमवर्क कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये भी फ्यूचर के बारे में बात करता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, वी के साथ में शैल भी लगता है, बाकी सेम चीज है। जैसे डूइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और आवर होमवर्क माने ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हम लोग का पहले हो जाएगा वी, हम लोग में वी का शैल भी होगा, फिर डूइंग
आवर होमवर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका बनेगा। अगर हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो पहले हम लोग सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम लोग साथ में क्या लगेगा, शैल बी, तो पहले शैल बी लगाएंगे, फिर वर्ब का फोर फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यू विल बी सिंगिंग सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ में क्या लगेगा, विल बी लगेगा। जैसे यहाँ बताया था सेकंड पर्सन हो गया, तो विल बी के साथ यू के साथ में क्या लगेगा, विल बी। वर्ब का फोर फॉर्म, सिंग में गाना होता है, ठीक है, ये हो गया वर्ब और उसमें आईएनजी ये लग गया है ना। ए सॉन्ग ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। तुम गाना गा रहे होगे, तुम पहले लिखेंगे, है ना, तुम के साथ में क्या लिखेंगे, विल भी लिखेंगे, है ना। फिर वर्ब गाना हो गया, तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे आईएनजी, मैंने गाना का हो गया सिंग, और सिंग में आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग हो जाएगा। और फिर क्या गा रहे होगे, गाना, तो ए सॉन्ग। वैसी तरह ये भी है, देखिए शी विल बी कुकिंग फूड, सेम यहाँ पे वह खाना बना रही होगी। अब देखिए यहाँ भी होगा शायद दोस्तों, यहाँ भी है, तुम गाना गा रहे होगे है, यहाँ पे वह खाना खा रही होगी। यहाँ पे ना इस सेंटेंस को आप जब पढ़िएगा तो इससे दो चीजें निकल के आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद हो कि मैं जब आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ा रहा था और उसमें वुड का इस्तेमाल पढ़ा रहा था, वुड का इस्तेमाल पढ़ा रहा था, OULD, वुड, उस समय आपको बता रहा था कि जब पॉसिबिलिटी होता है, कोई भी संभावना होता है, तो वहां पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, सपोज कर लो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, माने किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरा आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं, मान लो कि दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दो लोग हैं, एक और दो, ये मैं हूं और एक और दूसरा है। मैं किसी तीसरा के बारे में बात कर रहा हूँ इससे कि यार रमेश कहाँ है, रमेश कहाँ है, तो ये बंदा जवाब देगा आपको कि वह खाना खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा। अब ये रमेश खाना खा रहा होगा, तो ये तो अभी ये काम तो जैसे अभी हम दोनों अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो रमेश खाना खा रहा होगा तो अभी खा रहा होगा ना। आप बात को ध्यान में देखिएगा, रमेश खाना खा रहा होगा। जैसे अगर किसी से हम पूछते हैं ना, जैसे यार उसको देखा क्या तुमने, तो बोला अरे अरे वहां वो खेल रहा होगा, तो वो खेल रहा होगा, वो तो अभी चल रहा होगा ना, अभी अभी क्या बात हो रहा है। लेकिन उसमें भी देखिए रहा होगा लगा है, लेकिन वो उससे बनेगा नहीं। अभी देखिए ये वो खाना खा रहा होगा, यहाँ पे दो सेंस निकल रहा है। अगर ये इस सेंस में है कि फ्यूचर में वो खाना खा रहा होगा, जैसे कि जब तुम जाओगे वो वहां पे, जैसे दो सेंटेंस हो गया कि जब तुम वहां पे पहुंचोगे तो वो खाना खा रहा होगा, तो ये भविष्य के बारे में बात हो गया कि नहीं हो गया। जब तुम वहां पहुंचोगे तो वह खाना खा रहा होगा, तो ये भविष्य के बारे में बात हो गया कि तुम अगर पहुंचोगे तो आगे जाने में तुमको समय लगेगा, फिर वहां खाना हो सकता है खा रहा होगा। लेकिन मैं अभी बोलूं कि वह क्या कर रहा होगा, तो सामने वाला जवाब देगा वह खाना खा रहा होगा, तो खाना खा रहा होगा मतलब अभी तो काम हो रहा है ना, तो वहां पे हम लोग ही वुड लगा देंगे, ही वुड ईट फूड, ही वुड ईट फूड। ईटिंग नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वुड के साथ में हमेशा जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ही वुड ईट। वो खाना खा रहा होगा या खाया होगा, कुछ भी ऐसा होता है कि जो अभी काम हो रहा है, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो खा रहा है, क्योंकि अगर खा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि वो खा रहा होगा, वो खा रहा है नहीं खा रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है। एक टाइम हो सकता है ना, कि जैसे मान लो 10 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, तो वो खा रहा होगा, हो सकता है। तो अगर पॉसिबिलिटी होता है तो ही वुड बन जाएगा। अगर वो फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर के बारे में बात हो रहा तो क्या हो जाएगा आपको, शी विल बी कुकिंग फूड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बात को। अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये बात कर रहा है, तो सेंटेंस के हिसाब से पता चलेगा। अगर सेंटेंस के आगे पीछे ऐसा शब्द हो रहा है कि जो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो इस हिसाब से बनाएंगे। और सेंटेंस पढ़ रहे हैं आप और उस हिसाब से आपको लग रहा है, अगर नॉर्मल ऐसे सिंपल सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस नहीं है तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस बना दीजिए। या अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप बोलते वक्त आपको लग रहा है कि मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं, तो फ्यूचर के हिसाब से बना रहे हैं।
और पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो वुड से बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ही विल बी यूजिंग मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन चलाता रहा होगा। अब ये भी हो सकता है कि अभी हो सकता है कि वो चला रहा होगा, ये पॉसिबिलिटी हो जाए। ये भी हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में बात हो। तो आप यहां से आपको इस केवल सिंगल सेंटेंस पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अभी आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाइए। अगर आप एक दो सेंटेंस पढ़ रहे हो या आप जब बोल रहे हो या कुछ सोच रहे हो, अगर आप एक दो सेंटेंस पढ़ रहे हो और उस सेंटेंस के आगे पीछे के पढ़ने के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये तो कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसको रखोगे और पढ़ने से लगेगा कि प्रोबेबिलिटी की बात है तो प्रोबेबिलिटी में रखोगे। दोस्तों थोड़ा सा ही आपको पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, आप परेशान नहीं होना है। जब आप धीरे धीरे चीजों को सीखने लगोगे, पढ़ने लगोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, बस आप अभी इतना में चल के समझिए कि फ्यूचर में अगर होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे बस। डॉग्स विल बी बार्किंग एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते रहेंगे, है ना। बोलते हैं ना कि अरे रात को कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा भौंकते रहेंगे, मतलब ये आगे के बारे में बात हो रहा है, तो भी कंटिन्यूअस के बारे में बात हो रहा है, तो उस हिसाब से पहले कुत्ते का आ जाएगा, फिर विल भी लगेगा कुत्ते क्योंकि प्लुरल में हो गया, और बार्किंग हो जाएगा एट नाइट। सेम चीज आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही है योर ब्रदर माई फ्रेंड्स विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, है ना। तो कर रहे होंगे, अभी देखिए यहाँ पे दो चीजें होगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सोच रहा हूँ बताऊं कि ना बताऊं। अभी देखिए ये भी आपको क्या होगा, इसमें भी है पॉसिबिलिटी, और फ्यूचर में अगर बोल रहे हैं कि आगे कोई सेंटेंस ना कि ये बोल रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो बन जाएगा। ठीक है ना। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, निगेटिव का मतलब उसमें सेंटेंस में जितने पढ़े आप ऊपर के जितने सेंटेंस पढ़े हैं उसमें नहीं आ जाएगा, बस नहीं, इसको नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, वाक्य में नहीं आ जाएगा, और उसका अलग स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बस कुछ नहीं। जैसे आपने पहले पढ़ा सब्जेक्ट होगा, पिछला बार में सब्जेक्ट पढ़ा, शैल बी और विल बी होगा, यहाँ पे शैल बी हो जाएगा और विल बी हो जाएगा। ठीक है ना, बी छूटा यहाँ पे, तो शैल बी हो जाएगा और विल बी हो जाएगा और नॉट हो जाएगा, लेकिन बी यहाँ पे नहीं, बी कहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा। अब समझ में आया, क्योंकि ये जो बी है, ये जो बी है वो क्या हो जाएगा कि नॉट उसके बीच में आ जाता है ना, और इसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस आपको समझ में आएगा, मतलब अगर वाक्य में कोई नहीं आता है और नहीं आ गया तो उसको बनाने के लिए हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हम वहां पे सिंपल भी बात बोल सकते हैं ना कि मेरा दोस्त मेरा इंतजार नहीं कर रहे होंगे, क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरा दोस्त मेरा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। तो जब नहीं कर रहे होंगे तो नहीं आ गया इसमें, तो उसमें सिंपली शैल और विल के बाद में नॉट लगा देंगे, उसके बाद में बी लगा देंगे। सेंटेंस देखिए, जैसे सेम ही सेंटेंस है, जो पहले का जो भी सेंटेंस मैंने दे के आपको समझाया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने सेम ही वाक्य को रखा हूं ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ पिछला वाक्य से और अभी के वाक्य से। जैसे आपने पढ़ा था कि मैं पटना जाता रहूंगा, था ना, मैं पटना जाता रहूंगा, तो आई शैल बी गोइंग टू पटना हो गया। अब इसमें नहीं लगा दिए तो शैल और बी के बीच में नॉट लग गया। सेम सेंटेंस यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पे नहीं आ गया, तो यहाँ पे शैल बी के बीच में नॉट आ गया। बाकी सब नियम सेम है, आई के साथ में शैल लगता है, वी के साथ में शैल लगता है, यू के साथ में विल लगता है, यहाँ पे नहीं आ गया तो यहाँ पे बीच में नॉट आ गया। इसी वो खाना नहीं खा रही होगी तो यहाँ पे शी विल और यहाँ पे नॉट आ गया। सेम यहाँ पे भी देखिए सब सेम ही है, जितना मैं वाक्य इसमें लिया हूं सारा का सारा सेम वाक्य है, बस इसमें नॉट को समझाने के लिए अपने शैल बी और विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा अगर वाक्य में कोई भी नहीं आता है तो। चलिए अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे दोस्तों आप मेरे से अगर टेंस शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका उत्तर यस और नो में मिलता है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका उत्तर यस और नो में नहीं मिलता है। तो इसका बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे फिर उसको आपको समझाएंगे। ठीक है, तो
इसमें क्या होगा कि कुछ नहीं है, सेम ही है। जैसे सब्जेक्ट के साथ में आपका विल और शैल लगता है वैसे ही लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि जैसे ही इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें शैल और विल पहले लगा देते हैं, सब्जेक्ट के पहले। जैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे वाज इज, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ रहे थे कि इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर दे रहे थे। वाज वर्ग का प्रयोग जब हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या है, वाज वर्ग का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर दे रहे थे। वैसे ही इसमें शैल और विल का इस्तेमाल पहले कर देंगे। अगर ये नॉट लिखा है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई नहीं वाला वाक्य आता है तो उसमें नॉट लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो उसमें सीधे बी लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में सीधे क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। बाकी उसके बाद वर्ब का फोर्थ और ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसका डेफिनेशन देख लीजिए, अगर कोई वाक्य प्रश्न पूछ रहा है और उसका उत्तर यस और नो में मिले तो उसको ऊपर के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया है, वाक्य से समझेंगे। जैसे ये भी सारा सेंटेंस मैंने वही लिया है जो सेंटेंस मैंने पीछे लिया है, बस इसको मैं इंट्रोगेटिव में कर दिया हूँ, प्रश्न में कर दिया हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पे कि क्या मैं पटना जा रहा हूँगा, सेम ही है। पहले क्या था कि मैं पटना जा रहा हूँगा, इसमें क्या लगा दिया मैंने, क्या। अब जब मैंने क्या लगा दिया तो उसमें क्या हो गया, प्रश्न हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या मैं पटना जा रहा हूँगा, इसका मतलब क्या है कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका आंसर या तो यस में दीजिएगा या तो नहीं दीजिएगा। पूछ रहा है क्या मैं पटना जा रहा हूँगा, तो आप यस कहो या नो कहो। ठीक है, इसका आंसर है उसमें क्या मिलेगा, यस और नो में। तब इसमें देखिए क्या हुआ है कि मैं हो गया सब्जेक्ट, तो मैं तो लिखा हुआ हूँ, मैं के साथ में क्या लगता है, आई, और आई के साथ में क्या लगता है, शैल। अब देखिए यहाँ पे शैल का इस्तेमाल पहले हो गया, सब्जेक्ट से पहले। फिर अब देखिए यहाँ पे वाक्य में नहीं नहीं है ना, नॉट नहीं लगा हुआ है, नॉट नहीं लगा हुआ है तो इसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट के बाद सीधे बी आ गया यहाँ पे। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिर पटना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें शैल और विल का इस्तेमाल क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे अगर वाक्य में प्रश्न पूछता है और उसका आंसर यस और नो मिल रहा है कि मैं पटना जा रहा हूँगा, क्या मैं पटना जा रहा हूँगा, तो कोई बोलेगा कि हाँ, कोई बोलेगा नहीं, तो उसका आंसर यस और नो में मिल रहा है। आगे देखिएगा, क्या हम अपना होमवर्क कर रहे होंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या तुम खा रहे होगे, तो बोले तो सामने वाला कुछ बोलेगा या तो हाँ बोलेगा या तो नहीं बोलेगा। तो उसी तरह देखिए, तो हम का क्या होगा, वी, तो वी के पहले क्या लगा हुआ है, शैल लगा हुआ है, फिर बी डूइंग आवर होमवर्क। यहाँ भी नॉट नहीं है, यहाँ भी नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगा रहेगा, तो उसका हिंदी हो जाएगा क्या हम अपना होमवर्क कर रहे होंगे। अगर इस तरह का रहेगा तो हम लोग इस तरह बनाएंगे। सेम है सारा, मैंने इसमें भी सारा का सारा वाक्य सेम ही लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे नहीं आया हुआ है, यहाँ पे नॉट आया हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर में यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, जब यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ नॉट आएगा। तो विल यू नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गा रहे होगे, तो तुम है तो यू है ना, यू है, और यू के साथ में विल रहेगा तो विल पहले हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना। और बाकी नॉट लगा हुआ तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा रहेगा, उसके बाद में बी, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। सेम बाकी जितना आप सेंटेंस पढ़ोगे तो वही होगा, अगर नॉट रहेगा तो नहीं, नहीं लगा रहेगा तो नहीं लगा रहेगा। ठीक है, बाकी विल ही बी यूजिंग मोबाइल फोन, क्या वो मोबाइल फोन चला रहा होगा, सेम ही है। तो विल ही यहाँ पहले विल लग गया, वैसे यहाँ पे विल डॉग्स लग गया। ये सारा सेंटेंस वही है जो आप जब इसको अलग एक साथ में देखोगे तो आपको समझ में पूरा तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपको अंतर दिख रहा है। विल माई फ्रेंड्स बी वेस्टिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, क्या मेरे दोस्त मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे, तो कोई बोलेगा ना कि हाँ नहीं कर, हाँ कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, ऐसे बोलेंगे। अब दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर यस और नो में नहीं मिलता है, यानी वो प्रश्न तो पूछेगा, उस वाक्य में भी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसका आंसर यस और नो में ना मिलके बल्कि उसका आंसर कोई शब्द में मिलता है। जैसे मैं पूछूंगा कि तुम कब खेल रहे होगे, अब मैं बोलूंगा तुम कब खेल रहे होगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर आपको कुछ बोलना पड़ेगा कि 4 बजे खेल रहे होंगे, 5 बजे खेल रहे होंगे, चाहे कल खेल रहे होंगे, परसों खेल रहे होंगे, ये सब बोलोगे ना, तो इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे रहे हो। तो इसमें क्या होगा कि इसमें इसका देख लीजिए कि पहले जो भी वाक्य जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। देखिए
शैल भी विल भी पहले ही आएगा, जैसा पहले वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ रहा है, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अगर नॉट आएगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, बाकी बी, फिर वर्ब का फुल फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर कोई वाक्य प्रश्न पूछ रहा है और उसका उत्तर यस और नो में नहीं मिले तो उसको हम ऊपर के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। वाक्य देखते हैं। जैसे मैंने पूछा कि मैं पटना कब जा रहा होऊंगा, अब देखिए कब पूछ रहा है, यही डब्ल्यू एच फैमिली है। डब्ल्यू एच फैमिली दोस्तों मैंने आपको शुरू में सारा वीडियो बता चुका हूं, तो आप वहां से प्लीज जाके आप देख लीजिएगा वहां पे कैसे बनता है, शुरू से ही एक दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। या मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे आपका लिंक भी डाल दूंगा डब्ल्यू एच फैमिली वाला, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो वे अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये दिया है कि जब ये डब्ल्यू एच फैमिली आएगा तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली को लगा देंगे। तो देखिए कब है यहाँ पे, उससे सबसे पहले वेन हो जाएगा, हो गया ना, वेन यहाँ पे कब हो गया, बाकी सेम होगा जो पहले का आप वाक्य बनाए। वेन के साथ में फिर शैल आएगा आई के साथ में, तो यहाँ शैल रहेगा बी गोइंग टू पटना। तो ये जो कब है, ये कब के वाक्य के हिसाब से पहले वेन लगा हुआ है। हम अपना होमवर्क कैसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कैसे आ गया, ये भी प्रश्न पूछ रहा है कि हम अपना होमवर्क कैसे कर रहेंगे, और इसमें भी इंट्रोगेटिव ये जो है ना, ये हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हुए, इसमें भी क्वेश्चन मार्क देते हैं क्योंकि क्वेश्चन है। और जब हम बोल रहे होते हैं, अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि आप उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो। व्हेन शैल आई गोइंग टू पटना, हाउ शैल वी डूइंग आवर होमवर्क, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो हम अपना होमवर्क कैसे कर रहे होंगे, तो यहाँ पर कैसे वाला पहले आ गया, उस बाद में वी के साथ में शैल लगता है, फिर बी हो जाएगा डूइंग आवर होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे नहीं आया है तो यहाँ पे नहीं आ गया, नॉट यहाँ पे लिखा है ना, सब्जेक्ट के बाद में अगर नॉट आएगा तो नॉट लिखेंगे यहाँ पे। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद में नॉट लगा दिए क्योंकि यहाँ पे नहीं आया। बाकी यहाँ पे क्यों का स्पेलिंग हम लोग पहले लिख दिए हैं, क्यों का वाई यहाँ पे लिख दिए, वाई यू के साथ में विल लगता है। सेम दोस्तों सारा वैसा ही है, बस इसमें क्या है, जैसे वह कल रात को क्या बना रही होगी, अब यहाँ पे क्या आ गया, अब क्या तो उसमें भी था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा चीज जिसका आंसर यस और नो में नहीं मिल रहा है। वह कल रात को क्या बना रही होगी, मतलब वो उसका आप जो रोटी बना रही होगी, खाना बना रही होगी, कुछ भी बना रही होगी, तो इसका वाट लिखेंगे, वाट, देखिए वाट लिखा हुआ, वाट विल शी बी कुकिंग टुमारो नाइट, ठीक है। सेम ही है सारा का सारा, आप देख सकते हो कि उसी का जो वाक्य है ना, उसमें आपको उसका कौन सा कुत्ता, अब ये विच का प्रयोग आपको, विच और हुज का प्रयोग बहुत बार बता चुका हूं कि विच के साथ में सीधे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, ठीक है। जिसके बारे में बात होता है वो पहले विच के साथ में आ जाएगा, उसके बाद में विल होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। विच डॉग विल बी बार्किंग, ये भी क्वेश्चन ही है, इसमें भी सब्जेक्ट ये है, ठीक है, लेकिन ये विच ऐसा शब्द है कि इसके साथ में ही सब्जेक्ट आता है, जो भी जिसके बारे में बात होता है, सब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं इसमें, जिसके बारे में बात होता है। यहाँ पे कुत्ता के बारे में बोला इसलिए इसके साथ कुत्ता आ गया, विल बी बार्किंग एट नाइट, ये वाला इस स्ट्रक्चर के साथ आप देखोगे तो फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि विच का कुछ अलग है, विच और हुज ये दो वाक्य होते हैं। हुज ये अपने साथ में ही जिसके बारे में बात करते हैं उसको अपने साथ में ही लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो कुत्ता को अपने साथ में लेके आ गए, विच डॉग कौन सा कुत्ता ना, विल बी बार्किंग एट नाइट, लेकिन ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना। बाकी आप सारा सेम रूल से बता रहे हैं तो आपको सारा रूल से ही मिलेगा। दोस्तों वीडियो का अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो पीपीटी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, उसमें आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिसलाइक कीजिएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। नमस्कार।